नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है गुनाहों का देवता। आप सुन रहे हैं एपिसोड 7। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी और वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वो बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वो किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहां अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि वे गंगाजी चला चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वो पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वो जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित था। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रहे हैं और बहन भी आएंगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ सुधा से मिलाओ। वो सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वो आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियां बना रही है। आइए। बिनती बोली, दीदी तो गई है गेसू को बुलाने, आज गेसू की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिनती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, ये क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वो क्या दाल में मिला के खाएंगी? जंगल कहीं की, उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नई अंगूठी पहनानी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेगी। अच्छा दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या है? गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियां निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो घी में पकौड़ियां डाल चुकी थी, तब भी वो वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा, फिर अभी इस दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वो भी तुमसे? सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोल कर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। बिनती बोले। क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर कहा, अपने आने वाले जीजाजी के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे। बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे। क्या? ये नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम जानती हो। चंद्र बोला। छिपाने की बात थोड़ी है।
देखकर तब उन्हें पता बता दीजिएगा, वैसे वो खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदन हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थी मल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी के महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो ये गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वो डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोलें या ना खोलें? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो चल पड़ी। ये तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छिपाकर सुधा बोले, तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूं, चंदर ने कहा। लगातार लगाकर देखें। और उठाकर सुधा चल दी। बिनती, दो पकौड़ी तो दो। और दो पकौड़ी लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वो चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। कर दिया ना गंदा उसे, चंदर मौका नहीं चुका। और सुधा तो जैसे पानी गालों से लाज की रतनारी लपटे फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? बिंदी इतने में तस्तरी में पकौड़ी रख कर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रख लो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज अभी खो जाए तो डांट भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिंती ने धीमे से कहा, ये मुरलीधर की अधरा ना धरी, अधरा ना धरूंगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो गेसू आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिंती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिंती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़ी ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियां खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसू, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिंती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचकर बिंती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज दिखाएंगे, जरा गेसू से बात कराएं। बिंती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए हजरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हजरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदाब अर्ज बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा दिया। लो हलवा खाओ हजरत। हजरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जरा। हजरत उठ खड़ा हुआ, हम का है, फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हजरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसू की गजल सुनो यहाँ बैठकर। आवाज आ रही है ना? फूल भी आई है, इसीलिए गेसू तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देंगी, लेकिन वो तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसू ने गाना शुरू किया तो बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उन्दा से सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं की, लेखा, और उसके मुंह में हलवा ठूंस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसू के बारे में बताने लगी। गेसू गरिमा बिताने नैनीताल जा रही है, वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेगी। अब वो पढ़ेंगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रही हैं लोग, वगैरह वगैरह। बिंती बैठी बैठी गेसू और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई।
तुम जाना मत, आज खाना नहीं, मैं बिंती को तुम्हारे पास भेज रही हूं, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिंती आई, उसके हाथ में कुछ था जिसे वो अपने आंचल से छिपाए हुए थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। जीजाजी का फोटो, बिंती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे ये तो मिस्र है, कॉमरेड कैलाश मिस्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सभी कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिस्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिंती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिंती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूं आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर में जा रही है जहां इतना अच्छा, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंद्र की आंखें भर आई। बिंदी चंद्र के पास खड़ी होकर बोली, छी चंद्र बाबू, आपकी आंखों में आंसू, ये तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निभाह किया है, ये तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहां से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक तो दीदी दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फोटो रख तो आऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। बिंदी ने फोटो ली और चली गई। बिंदी जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिंती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिंती, मुझे लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है ना सहना पड़ेगा। बिंती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिंती, सुधा ने ये फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि ये फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कहा दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिंती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर ने कहा। बिंदी थोड़ी देर चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिंती? देख रही हूं कि आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं। बिंदी बहुत गंभीरता से बोली, क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझे, मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं देखा। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका, दीदी कितनी भाग्यशाली है। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं? जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसीलिए बिंती सेंक सेंक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिंती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है कि सोख्ता, चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिंती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिंती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिंती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिंती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरीली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते। उन्हें एक दफे बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करवा देंगे। चंदर ने कहा, क्या हम मजाक नहीं करते? हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे इन्हें?
सुधा बोली और झटपट चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिंदी ने दबी जवान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी। सामने की थाली छूट गई, बिंदी ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो, पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगती है, सुधा बोली। अच्छा सुधा यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहे मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी। चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एक टक देखते हुए कहा। फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदर ने पूछा। हाँ हाँ कह तो दिया, अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाणी में, अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण झलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा, सुधा मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शक्ल इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक ना पसंद करते, समझे कि नहीं? इसीलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो। चंदर ने बहुत आजीजी से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वायदा निभाते हो? और फिर ये धोखा देकर वायदा करना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्या बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा हमारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध, उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वो क्या कहे सुधा से, कुछ समझ में नहीं आता था। वो गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डाले की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तैश के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहां की ताकत आ गई है, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जवान से कहा, छी सुधा, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। ये भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसे कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ वही चंदर हो, और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया, हमें पापा से उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा ये फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जवान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप से सकती रही सुधा और फिर धक धक कर उठी। कहाँ है वो फोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास। मैं कहूंगी उनसे, हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया। चंदर ने डांट कर कहा, बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी। सुधा ने अकड़ कर कहा, नहीं रुकोगी? नहीं रुकोगी? और चंदर का हाथ तैस में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आईं। वो स्तब्ध जैसे पत्थर बन गई हो। आंख में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गई, होठों में आवाजें जम गई और सीने में सिसकियां जम गई। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर देखे, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़कर जुम्हाई ले रही थी। सुधा एकाएक फिर से सक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पांवों को छाती से चिपकाए सूनी सूनी निगाहों से जाने
कुछ देख रही थी दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों से पार। दीवार पर खड़ी चल रही थी टिक टिक। चंद्र ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर उठाया। चंद्र बोला, सुधा तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंद्र कहता है, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वो मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे को जिंदगी में क्या इसलिए आए कि एक दूसरे को कमजोर बना दें, या हम लोग ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें। गलत मत समझो चंद्र, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं, और ना तुम ही अख्तर हो चंद्र। मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूद से भी ज्यादा पवित्र रही हूं, लेकिन मैं जैसी हूं मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं पापा के पास रहूंगी। शादी को मेरा मन ही नहीं कहता, मैं क्यों करूं। तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले ये तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंद्र के पांवों को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, सुधा तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं। पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला, अब क्या तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ। और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे भला। तो तुम क्या चाहती हो। भावुकता के पीछे तुम महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की जिंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे पापा कि चंद्र ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था। हमें लोग क्या कहेंगे बताओ। आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें, दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वो सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तो तभी मालूम होगा कि जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हों, और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज था वो कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी। हाँ। सुधा ने फिर चंद्र के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या ये मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूं। छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और हमें तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी। सुधा, इतना क्रूर क्यों हो रही हो। आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज्यादा प्रकाशमान हो। तुम ये क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने कान से सुनूं। बोलो सुधी, चंद्र ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंद्र की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंद्र बोला, सुधा मैं जानता हूं मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा, बताओ। तुम ही पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूं। विश्वास करो मुझ पर सुधा। जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है। मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा। चाहो तो मेरा जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने गहरी सांस ली, क्षण भर खड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी। चंद्र, तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। और फिर वो सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़के के साथ तुम वहां पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूं उसे, वो देवताओं सा निश्चल है। बोलो मैं पापा से कह दूं कि तुम्हें पसंद है। सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना, चंद्र ने पूछा। सुधा ने
कुछ नहीं कहा। झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़ा। वही आजिज से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होंठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई। सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वो सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसके नरम कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वो हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वो उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेती हुई मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊंगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा वो सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वो कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वो जानता था कि ये तकलीफ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वो अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वो नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वो अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वो साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों नहीं है। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ। सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई ऐतराज नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वो मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता। लेकिन लेकिन आज सुबह खाते वक्त वो बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भर आया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ इस जल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? ब्रिज पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूं। चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और छोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिंदी का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल आंचल ना रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर आओ। छीन मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था। रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा। लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा, इससे कमरे में जाकर पंखे में सो। लेकिन नहीं, जहां दीदी रहेगी वहीं ये भी रहेगी। मैं गैरेज में हूं तो ये कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहां मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसा क्या जरूरत थी ये भी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहां पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती?
क्रोशिया उठाई, वो भी रख दिया, कविता उठाई, वो भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चले आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है, गेसु के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला, उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूं, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वो उन्हीं ऊर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।